Class 9th student, sorry, class 10th students. You are studying lesson 1 of economics. The chapter is development. And in development, today you are going to study from here activity number 3, in which you will study about the nourishment of human being through the body mass index. So let us read from here. One way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index, BMI. If a person is properly nourished or not, how can you know this? We can know this by calculating the body mass index. This is easy to calculate. Let each student in the class find out his or her weight and height. Okay? All of you will find your weight. What is your recent weight of your body and what is the height? Take the weight of each student in kilogram. Then take the height by drawing up a scale on the wall and measuring accurately with the head straight. है ना, बिल्कुल सीधे होके खड़े हो जाएंगे. अगर दीवार में टच करते हुए बॉडी को तो वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट. हेड भी स्ट्रेट होना चाहिए और अपने हाइट को आप मेजर कर लेंगे. तो मान लो ये मेजरमेंट हुआ सेंटीमीटर्स में, ठीक है ना. तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे कि वो केजी में जो वेट है तुम्हारा और इसके बाई में क्या करेंगे, मतलब डिवीजन किससे करेंगे, स्क्वायर मीटर से करेंगे. तो सेंटीमीटर को तुम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, उसका स्क्वायर कर लो और उसी से डिवाइड कर देना है. The number you get is called BMI. Then look at the BMI for age tables given on pages 90-91. 90-91 पेज है ना तुम्हारे इकोनॉमिक्स बुक का, उसमें पीछे में पूरा वो दिया हुआ है डेटा. बॉडी मास इंडेक्स का पूरा चार्ट दिया हुआ है एज वाइज, किस एज में कितना होना चाहिए. निकालने का तरीका सीख गए. केजी में अपने वेट को मेजर करेंगे, तुम कितने केजी के हो और उस केजी को किससे डिवाइड करेंगे, केजी बाय मीटर स्क्वायर से कर देते हैं. तो पेंसिल से लिख लो केजी बाय मीटर स्क्वायर. मान लो तुमने सेंटीमीटर में हाइट को मेजर किया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो और उसको स्क्वायर कर लो और उससे डिवीजन लगाओगे तो जितना आता है वही तुम्हारा बीएमआई हो गया. तो हर बच्चे को अपना बीएमआई पता होना चाहिए. A student's BMI could be within the normal range or less than that or more obesity. अगर उसी रेंज में है तब तो तुम्हारा ठीक है, नॉर्मल है. लेकिन उससे कम अगर आता है तो तुम अंडरवेट हो, उससे ज्यादा अगर आता है तो तुम ओवरवेट हो, जिसको ओबेसिटी कहते हैं. For example, if a girl student is 14 years and 8 months old and the BMI is 15.2, then she is undernourished. अब तुम पीछे टर्न करके पेज देख लो कि 14 इयर्स की गर्ल के लिए, 14 इयर्स 8 मंथ के लिए बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए. पेज 90-91 में देखो, जल्दी से टर्न द पेज और तुम बताओ कि ये यहाँ तो लिखा है कि then she is undernourished. Similarly, if the body mass of a boy aged 15 and 6 months is 28, then he is overweight. Discuss the life situation, food, exercise habit of students in general without body shaming. ठीक है, पीछे टर्न करके देख लिए तुम लोग, है कि नहीं पेज 90-91 में. यस मैम. है ना, तो ठीक है. अब देखो इसमें क्या हम लोग को देखना है कि क्लास में जो बच्चे हैं उसका लाइफ सिचुएशन डिस्कस करना है. मतलब सबको बैलेंस डाइट मिल रहा है कि नहीं, है ना, ओबेसिटी है तो क्यों है, अंडरवेट है तो क्यों है, एक्सरसाइज हैबिट है कि नहीं स्टूडेंट्स में, और ये सब डिस्कस करते हैं. और इससे हम लोग क्या पता लगाते हैं कि बच्चे प्रॉपरली नरिश्ड है कि नहीं.
अब दूसरा टेबल देखो यहाँ पे, दूसरा कॉलम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड लेवल पे ना ये रिपोर्ट निकलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको कहते हैं। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development. इसका मतलब क्या हो गया कि लेवल ऑफ इनकम जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वो क्या मानती है, डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या मानती है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या सफिशिएंट है डेवलपमेंट को जानने के लिए? तो यहाँ देखो, नहीं No, है, ma'am. नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट में और सारी भी चीजें हैं। हाँ, मान लो एक आदमी का इनकम बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है, लेकिन उसको कोई सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, एजुकेशन के उसके अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो फिर उसका डेवलपमेंट हम कैसे मानेंगे? तो सिर्फ इनकम से नहीं हो सकता है, इनकम से हम सारा डेवलपमेंट नहीं मान सकते। There could be a long list of such criteria, है ना। ये क्राइटेरिया बहुत तरह के हो सकते हैं कि वो पर्सन एजुकेटेड है कि नहीं, वो हेल्थ फैसिलिटी उसको है कि नहीं, सोसाइटी में इक्वालिटी है कि नहीं, ऐसे ऐसे करके पॉइंट अगर गिनते चले तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो कि लाइफ के लिए जरूरी होता है। What we need is a small number of the most important things, health, education, indicators such as one we used in comparison of Kerala and Haryana, ठीक है ना। तो कम से कम ये दो इंडिकेटर तो हम जरूर देखेंगे, कौन कौन सा, हेल्थ और एजुकेशन, ये दो हम जरूर देखेंगे कि उस पर्सन को, ये उस सोसाइटी को ये दोनों चीज अवेलेबल है कि नहीं, इनकम के अलावा हेल्थ और एजुकेशन। ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जैसे केरला और हरियाणा को कंपेयर करने के लिए पिछले पेजेस में हम लोग ने देखा ना कि हेल्थ और एजुकेशन को हमने कंपेयर किया था, तो ये तो कम से कम होना ही चाहिए। ओवर द पास्ट डेकेड or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development, ठीक है ना। और पिछले 10 सालों में, डेकेड में, in the last 10 years, it has been a very important indicator of development. These two, the health and the education, these widely used, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका यूज हुआ है इन सारे इंडिकेटर्स का, और सिर्फ इनकम को ही डेवलपमेंट का क्राइटेरिया नहीं माना गया है। For instance, Human Development published by UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and neighbors from Human Development Report, ठीक है ना। अब हम अपने कंट्री का कंपैरिजन करें कि हमारा कंट्री डेवलपमेंट के किस रैंक पे है दूसरे कंट्रीज के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ बस कुछ ही कंट्री का डेटा दिया हुआ है। कौन कौन से कंट्री हैं देख रहे हो? श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, मतलब आसपास के पड़ोसी देश का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम बताओ किस तरह का डेटा है ये? ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI, और पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब एक आदमी का बर्थ जो होता है और उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है कि वो आदमी कितने सालों तक जीवित रहेगा। दिस इज नोन एज लॉन्जिविटी और स्पैन ऑफ लाइफ, है ना। इसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ लाइफ और स्पैन ऑफ लाइफ, है ना। जैसे इंडिया का देख रहे हो ना कि स्पैन ऑफ लाइफ कितना है अभी, 68.3 ईयर्स। अभी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? 68.3 ईयर्स इंडिया के लिए है। और तुम और भी पहले के डेकेड्स में देखो, 1950-60s में, तो ये बहुत नीचे था, इंडिया का इससे भी कम था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। एकदम 55, 50, इससे ऊपर बहुत धीरे धीरे बढ़ा है। मैम नया बुक में 68.8 दिया हुआ है इंडिया का। ठीक है, उसी को फॉलो करो, नए बुक को, पॉइंट का ही डिफरेंस है, 68.8,
ठीक है, सभी लोग यहाँ लिख लेना 68.8। तो श्रीलंका में कितना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 75 ईयर्स है ना। तो ये सबसे ज्यादा श्रीलंका है अभी इन 6 कंट्रीज में, है ना। सबसे ऊपर के रैंक में कौन आ रहा है? श्रीलंका। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव, 25 एंड अबव एज के लोगों का एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना रहा है, कितने सालों तक वो स्कूल में पढ़े हैं। इसमें भी श्रीलंका आगे है। इंडिया का कितना है बोलो? 6.3। नए वाले बुक का बताओ उत्कर्ष। 6.4 मैम। अच्छा 6.4। अच्छा इसका बताओ म्यांमार का? 4.9। हाँ। और नेक्स्ट पाकिस्तान 5.2। हाँ। नेपाल 4.9। हाँ। एंड बांग्लादेश 5.8। हाँ ठीक है। तो इस तरह का डेटा ना तुम लोग कोई लर्न नहीं करना रहता है, ये कंपैरिजन के लिए आता है। इंडिया का याद रखना। कंपेयर करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस कंट्री का कितना हुआ है, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। तो कितने कॉलम है? एक है पर कैपिटा इनकम, फिर क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और HDI रैंक इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में है। तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। यहाँ HDI रैंक ना 188 कंट्रीज के अंदर निकाला गया है। समझ गए? मुकुल राज पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से? यहाँ ध्यान देखना, ध्यान देना किताब पे। तो इंडिया का रैंक 188 कंट्रीज में देखा जाए तो कितना है? 131। तो बहुत पीछे हुआ कि नहीं हुआ? जबकि श्रीलंका 188 कंट्रीज के अंदर कितने रैंकिंग पे है? 73। ठीक है। फिर देखो तो ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात हो तो उसमें भी श्रीलंका आगे है, उसके बाद इंडिया है और उसके बाद है पाकिस्तान, तब है म्यांमार और उसके बाद है बांग्लादेश और लास्ट में कौन सा है? नेपाल है। यहाँ पे देख रहे हो इसकी रैंकिंग सबकी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नेपाल और बांग्लादेश भी इंडिया से बहुत आगे है और सबसे आगे तो श्रीलंका है। समझ गए? और इन सब का देख लिए। तो इस हिसाब से इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हो गया। ये पर कैपिटा इनकम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इस बेसिस पर यहाँ पे 188 में ये सारा रैंकिंग है कंट्री का। ठीक है। तो इंडिया 131 पे है, तो ये म्यांमार 145 पे है, पाकिस्तान 147 रैंक पे है। इस तरह से तुम ये रैंकिंग देख रहे हो। तो श्रीलंका इज इन बेटर पोजीशन। ठीक है। यहाँ से ये सब कुछ क्वेश्चन लिख लेना, जैसे व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब बर्थ होने के साथ साथ वो कितने सालों तक जीवित रहेगा, ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एक हेल्दी नेशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत होता है। ठीक है ना। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स है, 90 ईयर्स है। ठीक है ना। तो वो क्या शो करता है? ये शो करता है कि वहाँ के लोगों का लाइफ कंफर्टेबल है, फूड बैलेंस्ड है, मेडिकल फैसिलिटी है, कंफर्ट है लाइफ का। तो इसलिए लाइफ की लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है, लेंथ ऑफ लाइफ ज़्यादा होता है। तो ये डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर चीज़ आ जाएगा। HDI stands for Human Development Index. HDI ranks in above table are out of 188 countries. ठीक है। और पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज। ठीक है ना। सभी कंट्री के लिए किस में कैलकुलेट करते हैं? डॉलर में ही कैलकुलेट करते हैं इक्वालिटी के लिए, so that it can be compared.
it is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. और इस तरह से भी निकाला जाता है कि किसी भी कंट्री में वो उस डॉलर से सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सके, तभी तो हम कंपेयर करेंगे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। चलो अब यहाँ से रीडिंग करो तो कोई एक बच्चा। Isn't it surprising? यहाँ से रीडिंग करो। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. ठीक है, उनका 72 और 75 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, आगे पढ़। Many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to the Human Development Report. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being. That is most important. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में और क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि किसी चीज का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो फ्यूचर तक के लिए रहना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स का डेवलपमेंट किए अपने लिविंग के लिए और वो फ्यूचर के लिए बचा ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो अगले जनरेशन तक सबको उसका बेनिफिट मिले, है ना। और हमारा प्रेजेंट जो ये है एनवायरमेंट है वो भी डिग्रेडेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो तो suppose for that percent that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go further or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the percent types and level of the development are not sustainable. Now, Harsh, you want to say something? अब यहाँ देखो कि ये डेवलपमेंट जो हो रहा है पूरे कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में देखें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. अभी जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ना अपने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वाटर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉइल का को कंजर्व नहीं कर रहे हैं। तुम लोग 10th में पढ़ रहे हो ना रिसोर्सेज ज्योग्राफी में, उसमें है ना कि हर चीज को हमें कंजर्वेशन करके रखना है, हर चीज को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, अपनी जरूरत भी पूरी करनी है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ना है, ठीक है ना। तो और हमारा एनवायरमेंट भी पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। अगर हम अभी बहुत डेवलपमेंट कर लेते हैं रेकलेसली, केयरलेसली और किसी भी रिसोर्स का ध्यान नहीं देते हैं और फ्यूचर में उसकी स्कार्सिटी हो जाएगी तो वो सही नहीं है। इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। तो डेवलपमेंट शुड ऑलवेज बी सस्टेनेबल। यहाँ देखो इस बॉक्स में क्या लिखा है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ठीक है ना। ये नहीं समझना चाहिए कि हमें हमारे पूर्वज हमको ये सारा कुछ धन दौलत दे करके गए हैं, इतना सारा वाटर, एयर, सॉइल ये सब दे करके गए हैं, ऐसा नहीं है। क्या सोचना चाहिए कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, मतलब हम लोग अपने चिल्ड्रन से लिया है। कहने का मतलब ये कि हमें कम कम लिमिटेड मैनर में खर्च करना चाहिए और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना है। हमको उनको हैंड ओवर करना है आगे आने वाले जनरेशन को, ठीक है ना।
इसीलिए साइंटिस्ट का क्या फोरकास्ट है कि अभी हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है ना। मिनरल्स का एक्सेस यूज कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी 100 ईयर्स के बाद क्या होगा, है ना। आयरन ओर रहेगा कि नहीं, मैग्नीज बचेगा कि नहीं, कोल रहेगा कि नहीं, सोचना है, पेट्रोलियम रहेगा कि नहीं, हम जो वाटर यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रहेगा कि नहीं, ये सब सोचना है। और उसको अगर सेफली अगर हम कंजर्व करके आगे के जनरेशन को पास ऑन करते हैं तो उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो हमेशा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। अब यहाँ एक एग्जांपल शुरू हो रहा है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ठीक है ना, तुम बताओ ग्राउंड वाटर इन इंडिया का क्या कंडीशन है। क्या हालत है कि जो हमारे बहुत ज्यादा यूज होता है, हाँ बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ के इंडिया के शहरों में ना आबादी बहुत ज्यादा है, तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन जाते हैं और एक्सेस ड्राइंग ऑफ वाटर, देयर इज एक्सेस ड्राइंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर विदाउट। और मैम वेटलैंड्स कम होने की वजह से मैम कम होते जा रहे हैं मैम, ग्राउंड वाटर लेवल कम होते जा रहा है मैम, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। हाँ, क्योंकि वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जो हमेशा अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहता है। तो हमने क्या किया, वेटलैंड भी खत्म कर दिया, वेटलैंड के ऊपर डेवलपमेंट कर दिए, डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े मॉल बना दें, बिल्डिंग्स बना दें, हॉस्पिटल्स बना दें सारे, तो वेटलैंड खत्म हो गए, वेटलैंड खत्म हो गए और अंडरग्राउंड वाटर एक्सेस हम बोरिंग करके और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको निकालते चले जाते हैं रेकलेसली। तो अंडरग्राउंड वाटर बहुत तेजी से डिप्लीट हुआ है, मतलब नीचे की तरफ वाटर टेबल जा रहा है और बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले सालों में, हमें अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा, है ना। उसके लिए बहुत एक्सेस खर्च करना पड़ेगा, बहुत लो डेप्थ तक जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वहाँ फार्मर्स भी बहुत तेजी से अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वाटर टेबल लोअर डाउन हो चुका है, जैसे पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ये सारे जगह में। ठीक है ना। और कुछ एरिया तो पहले से ही ड्राई है, तो वहाँ पे भी पानी कम है। तो चलो इसकी रीडिंग करो, तो कौन करेगा, आदित्य हो क्लास में? उत्कर्ष मैम कैन आई? यस मैम। उत्कर्ष करो, चलो। Example 1. Groundwater in India. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves. In other 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agricultural prosperous regions of Punjab and western UP. Hard rock plateaus are of central and South India. Some coastal areas and the rapidly growing urban settlements. अर्बन सेटलमेंट में भी एक्सेस यूज हो रहा है और रिचार्ज के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी होना चाहिए। रिचार्ज का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स होने चाहिए, वेटलैंड होने चाहिए, जिसमें हमेशा पानी जमा रहता है सालों भर, बारिश हुई तो उसी में पानी गया, तो उससे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होते रहता है। तो वेटलैंड का भी खत्म होना, पॉन्ड्स का खत्म होना। अपने टाउन का एग्जांपल तुम ले लो, पटना का, कि बहुत पहले, आज से 40 साल पहले करीब, क्या था, पटना में बहुत कई एरियाज में बड़े बड़े पॉन्ड थे, लेकिन अब कहाँ पॉन्ड दिखाई देता है, कहीं कोई पॉन्ड्स नहीं दिखाई देते, गिने चुने हुए 2-4 ही पॉन्ड बचे हैं। तो और पॉपुलेशन बढ़ गया, अंडरग्राउंड वाटर तेजी से निकालते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कम ही गहराई से पानी मिल जाती थी, अब सबको फिर से बोरिंग कराना पड़ता है, समरसेबल लगा करके और डेप्थ में जाना होता है और पानी लेना होता है, फिर 10 साल के बाद और डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अच्छा नहीं है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्स का कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाता, ठीक है ना।
डेवलपमेंट तभी अच्छा माना जाएगा जबकि हम फ्यूचर तक उसका यूज करते रहें, फ्यूचर में कितने भी जनरेशन आए उन सबको वो चीज अवेलेबल होना चाहिए। वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, तो तुम रीजन लिख देना, एक ओवर पॉपुलेशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर का, ये दो एग्रीकल्चर difference दोगे, प्रोड्यूस। हाँ। कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, इसमें यस लिखना, yes there can Yes, be ma'am. development without overuse. We should use every resource in a very limited manner. We should take care of the future generations, है ना। हमको कोई भी रिसोर्स को बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए। जुडिशियसली मतलब बहुत केयरफुल मैनर में यूज करेंगे तो अच्छा से हम कम ही पानी में अपने प्रेजेंट नीड को पूरा कर सकते हैं। जापान जैसे कंट्री का एग्जांपल देखो कि वहाँ क्या करते हैं कि हर एक टॉयलेट में उनके वॉश बेसिन का पानी जो है ना वो फ्लश में कनेक्ट किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि फ्लश में भी जो पानी देते हैं वो भी फ्रेश वाटर रहता है, ठीक है ना। और उनके किचन में का सारा पानी इस तरह से डाइवर्ट किया रहता है कि वो प्लांटेशन में चला जाता है, गार्डनिंग में उसको पानी देने के लिए। तो इस तरह के इतने अच्छे अच्छे तरीके लोग अपनाए हैं जिससे उनका पानी का खर्च बिल्कुल 1/4 हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी भी धोना है, हाँ एकदम वेस्ट करते चलते हैं, पानी का कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। हर स्पेसिफिक काम के लिए मैम फ्रेश वाटर यूज करते हैं। हाँ कर लेते हैं फ्रेश वाटर, जबकि किचन का पानी को आराम से गार्डन में दिया जा सकता है ना। और हाथ मुंह धोने वोने में जो पानी वेस्ट होता है, कपड़े धोने में, उसको हम लोग उसमें फ्लश में यूज करते हैं। ये सब जापान में ना हर एक घर में इस तरह से प्लम्बर का ऐसा फिटिंग ही किया रहता है कि वो सारा पानी इस तरह से कमोड के ऊपर ही सिंक रहता है। हाँ ऐसे रहता है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो तरीका है, और मतलब उतना अवेयरनेस चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Groundwater is an example of renewable resource. These resources are replenished by nature, as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in case of groundwater, if we use more than what is being replenished मतलब जितना कि रिचार्ज नहीं हो रहा है उससे ज्यादा हम यूज करते जा रहे हैं, तो वो क्या हालत होगी, वो रिसोर्स का ओवर यूज होगा और वो रिसोर्स खत्म हो जाएगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि रेनफॉल ये सब तो हर साल होते रहता है, लेकिन रेनफॉल को प्रॉपरली वेटलैंड में इकट्ठा होना चाहिए, पॉन्ड्स में इकट्ठा होना चाहिए, और अंडरग्राउंड वाटर हमेशा रिचार्ज होते रहना चाहिए। Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on the earth. ठीक है, आप लेसन 1 में पढ़े थे ना ज्योग्राफी में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ऐसे रिसोर्स हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, तो उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो उसको तो और भी बचा के रखना है ना। उसका अल्टरनेट दूसरा सोर्स यूज करना चाहिए उसकी जगह पर, और ये उसको यूज भी कर रहे हैं तो उसको कम यूज करना है, मेटलिक चीज को रिसाइकल करना है। We do discover new resources that we did not know of earlier. ठीक है ना, पेट्रोलियम की जगह पे हम कुछ नए नए रिसोर्सेस डिस्कवर कर लिए हैं, उस पर भी डिपेंड करना चाहिए, तो इस तरह से पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल उसी को कहते हैं, पेट्रोलियम को, जो लैंड के अंदर से जो कच्चा तेल निकलता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, जो रॉ होता है। हाँ रॉ होता है। That we extract from the earth is a non-renewable resource. However, we may find resource of oil that we did not know of earlier. Explorations are being undertaken all the time. तो अभी क्या कर रहे हैं कि पेट्रोलियम तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, अब उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्स को हम इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, जैसे विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइडल पावर, ये सब यूज करेंगे, ठीक है ना। सोलर एनर्जी से बहुत सारे मोटर व्हीकल्स चलाने लगे हैं कई सारे कंट्रीज में। तो कहने का मतलब ये कि हमें दूसरे अल्टरनेट सोर्स पे भी डिपेंड करना चाहिए ताकि इन चीजों को हम बचा के रख सकें। अब यहाँ एक टेबल देखो, क्रूड ऑयल रिजर्व मिडिल ईस्ट, रिजर्व कितना है 803
million barrels, बैरल में मेजर करते हैं ऑयल को, ठीक है ना। और नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, मिडिल ईस्ट का ये ऑयल कितने दिनों तक चलेगा, 69.9 ईयर्स। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितना रिजर्व है, तो 48,000 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल है, जो चलेगा कितने दिनों तक, तो 10.6 ईयर्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है कि अपना पेट्रोलियम पूरा बचा के रखे हुए हैं और सारा इंपोर्ट करके यूज करता है। वर्ल्ड में इतना है ना, और चलेगा कितने, 50.6। तो मतलब हाफ सेंचुरी में ये सब एग्जॉस्ट होने वाला है सारा पेट्रोलियम। मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी और भी बहुत सारे जगहों पे हो, लेकिन अभी वहां पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे मैम हाँ। इंडिया में है मैम, ईस्टर्न कोस्ट के टाइप है, ईस्टर्न कोस्ट में ना, जैसे कृष्णा वैली, गोदावरी बेसिन, ये सब में, और उसके पास जो सी है, सी का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है, उसके अंदर भी पेट्रोलियम डिस्कवर हुआ है। तो वो सब भी वहाँ के पीपल नहीं करने देते हैं मैम, इन्वायरमेंटल मैम डैमेज होगा इसलिए नहीं करने देते हैं। हाँ, तो इसीलिए ना बहुत सारे अल्टरनेट सोर्स भी ढूंढना चाहिए, कि किसी एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। The table gives an estimate of resources of crude oil. More important, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at present rate. अभी प्रेजेंट रेट से अगर यूज करते चले गए तो क्या हालत होगी, है ना। अभी तो फिर भी ये 2 साल से, कोरोना टाइम में 1.5-2 सालों से पेट्रोलियम का खपत बहुत कम हुआ है। The reserve would last only 50 years more. This is for the world as a whole. ठीक, ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड के लिए क्या कैलकुलेशन हुआ है कि 50 इयर्स तक रहेगा पेट्रोलियम। However, different countries face different situations. Countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stock of their own. ठीक है, इंडिया में पेट्रोलियम का स्टॉक कम है जो अभी हमारे यूज में है, जो डेवलप्ड रिसोर्स की तरह है वैसा पेट्रोलियम बहुत कम है इंडिया में, इसलिए हम 80% इंपोर्ट ही करते हैं। If prices of oil increase, this becomes a burden for everyone. There are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military or economic power. ठीक है ना, यूएसए कई तरह के और भी अपने पावर दिखा करके, शो करके, और ये सब पेट्रोलियम को लेता है। पेट्रोलियम की वजह से भी वो मिडिल ईस्ट का पॉलिटिक्स है ना, जिसमें यूएसए का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, रोल है, क्योंकि वहां के पेट्रोलियम पे नजर है कि उनको कब मैक्सिमम समय तक उनको पेट्रोलियम लेना है वहां से। The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about the nature and process of development. तो अब देख लिए तुम लोग, यहाँ जो मेन एग्जांपल दिया हुआ है, एक वाटर का एग्जांपल दिया है और एक क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं जिसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, सॉइल है, फ्रेश वाटर है, हर एक में यही बात है। Is crude oil essential for development process in a country? डिस्कस, ठीक है ना। तो अभी तो प्रेजेंटली ये है ही, ये सब लिखेंगे इसमें। और इंडिया हैज टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर कंट्री लुकिंग एट अबव सिचुएशन, है ना। इंडिया तो डिपेंड करता है पेट्रोलियम के लिए, पूरे इंपोर्ट पे डिपेंड करता है मैक्सिमम। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक तो प्राइसेस बढ़ते जाते हैं पेट्रोलियम के, है ना। जब हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको जैसा जितने प्राइस पे मिलेगा वही हमको लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम राइजेस, ठीक है। और दूसरा क्या पॉइंट है बताओ, पेट्रोलियम में डिप्लीट, है ना। सो वी शुड डिपेंड फॉर सम अदर अल्टरनेटिव आल्सो। पेट्रोलियम के लिए कंट्रीज में वॉर भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास टाइम कम है, इसको जरा रीडिंग कर लो और तुम क्वेश्चन आंसर करना।
Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. ठीक है ना, जब कभी ये होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है तो वो कोई एक कंट्री के अंदर नहीं होता है, वो ग्लोबल लेवल पे बढ़ता है। अभी देख लिए ना, एक बीमारी वायरस ही फैला तो पूरे ग्लोबल